हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश हाड़ा यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक भारत की एक नई योजना को पढ़ने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स का टॉपिक्स है। तो यहाँ पर ये जो हमारा पहला टॉपिक होगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान। बड़ा मुद्दा रहा है सोशल मीडिया पर, पॉलिटिकल सेक्टर में भी इसका बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस नज़रिए को देखें तो ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसे केवल हमें इस संदर्भ में नहीं देखना चाहिए कि एक पॉलिटिकल रहा है, नाम रहा है। एक ऐसा बूस्ट है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। ये इंडियन इकोनॉमी को इस तरीके से प्रभावित कर सकता है जैसा कि 1991-92 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा उदारीकरण की दौर के अंतर्गत किया गया था। ये माना तो जाता है कि ये जो उदारीकरण का दौर और ये जो वर्तमान की जो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान है, एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने वाली थी उदारीकरण का, लेकिन ये जो है आपके वोकल फॉर लोकल की बात करता है, यानी कि स्थानीय व्यापार के बारे में बात करती है। तो बहुत से जो भारतीय इकोनॉमिस्ट है वो इसका कह के विरोध कर रहे हैं कि अगर विदेशी देशों ने भी इस तरीके के अभियान को करना शुरू कर दिया तो फिर तो भारत की इकोनॉमी को बड़ा पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत यहाँ पर किसी विदेशी कंपनी को आने से रोक रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी प्लानिंग है जिसमें जो भारत का एक बड़ा मानव श्रम जो अलग अलग शहरों में बिखरा हुआ है, या फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर किसी को एक वाजिब जो उनकी कार्य का जो वेतन नहीं मिल रहा है उससे को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के अभियान की शुरुआत की गई थी। अब अगर हम इस आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें तो इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान की घोषणा आपके 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाती है। और इसमें जो राशि घोषित जो राशि है वो घोषित राशि रखी गई 20 लाख करोड़। ये हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। हमारे जो ये आएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हम उस पर भी बात करेंगे। तो घोषित राशि है। इस आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो मिशन बनाए गए हैं वो 2 चरणों के अंतर्गत बनाए गए हैं। एक तो प्रथम मिशन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इस प्रथम मिशन के अंतर्गत बात कही गई है कि हम यहाँ पर वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौना निर्माण को सशक्त करेंगे, यानी कि पावरफुल बनाएंगे। है तो सही, हम वस्त्र उद्योग में पावरफुल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पावरफुल है और हम खिलौने निर्माण में पावरफुल है, लेकिन हम ये कहा जाता है कि इन्हें सशक्त बनाएंगे और सशक्त बनाकर निर्यात को बढ़ावा देंगे, निर्यात को बढ़ावा देंगे। तो पहला मिशन तो ये रखा गया। द्वितीय मिशन, इस योजना का या इस अभियान का हमने जो द्वितीय मिशन रखा है इसके अंतर्गत हमने क्या कहा है, सन फार्मा, स्टील, स्वास्थ्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ये हमारी इकोनॉमी इस अभियान के 2 मिशन रखे गए हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत हमने निर्यात के बढ़ावे की बात की है और दूसरे चरण के अंतर्गत हमने इन क्षेत्रों में विशेष पावरफुल यानी कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। तो यानी कि इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि निर्यात को बढ़ाना और आयात को थोड़ा नियंत्रित करना, ये हमारी इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य है। इस आत्मनिर्भर भारत अभियान की अगर हम बात करें तो ये जो जैसे ही इस योजना की घोषणा होती है तो लगातार 5 घोषणाएं होती है और इन 5 घोषणाओं में समाज के हर तबके के लिए बात की गई है। तो हम यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो आपके जो इस आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो घोषणाएं हैं वो घोषणाएं हम उस पर बात कर लें। तो इस आत्मनिर्भर भारत की जो घोषणा होगी उसमें प्रथम घोषणा, जो इस अभियान की प्रथम घोषणा की गई है वो की गई है आपके MSME क्षेत्र में। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि क्षेत्र।
इन लघु उद्योग, लघु मध्यम व सूक्ष्म उद्योग को विकसित करने के लिए, इसको बूस्ट प्रदान करने के लिए इसमें लगभग ये कहा जाता है 16 घोषणा की जाती है। इसके अंतर्गत कितनी घोषणा? 16 घोषणाएं। और इन 16 घोषणाओं पर एक एक पे तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम केवल 2-4 पॉइंट पर बात करेंगे। अगर यहाँ पर एमएसएमई की सेक्टर में अगर हम बात करें तो पहली की चीज का क्या कहा गया है कि एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव, की परिभाषा में परिवर्तन। अब परिभाषा परिवर्तित करने में हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, कोई लोग सूक्ष्म या जो लघु उद्योग है वह लघु या सूक्ष्म ही रहना चाहते हैं, वह एक बड़े सेक्टर में जाना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि अगर कोई सूक्ष्म उद्योग के माइक्रो इंटरप्राइजेज है, सेक्टर है, अगर वह लघु उद्योग की श्रेणी में जाता है तो ये कहा जाता है वो सरकार की नज़र में आ जाएगा और उसे वहाँ पर अपने टैक्स पेयर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। उसे जो औद्योगिक श्रम कानून है उन श्रम कानूनों को बाउंडेड, उनके प्रति उन्हें ज़्यादा अधिक बाध्य होना पड़ेगा। इस वजह से जो लघु, सूक्ष्म या फिर मध्यम उद्योग है, अगर वह इसी श्रेणी के, तो वो इसी श्रेणी में बने रहना चाहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। इसी वजह से ये कहा जाता है कि वर्तमान में सरकार ने इनकी परिभाषा में इनकी जो राशि है, निवेश राशि है, उनमें परिवर्तन किया और परिवर्तन करके कहा कि ये अब उस बड़े सेक्टर में जाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इस आधार पर इन्होंने क्या कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, ये जो उद्योग है इनकी जो निवेश राशि है उसमें इन्होंने परिवर्तन कर दिया। क्या कहा कि 1 करोड़ से 5 करोड़। देखो, ये अलग अलग सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में इसका जो भार है अलग रहता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें इनका जो निवेश सीमा है वो अलग अलग होती है। हम उस पर केवल नॉर्मल वे में हम बात कर रहे हैं कि सूक्ष्म अंतर्गत कितने, सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत 1 से 5 करोड़ की राशि के जो उद्योग है उन्हें सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। 10 से 50 करोड़ की राशि के जो उद्योग है विनिर्माण क्षेत्र में उन्हें लघु उद्योग में सम्मिलित किया गया और 50 से 100 करोड़ की राशि के जो उद्योग है उन्हें मध्यम उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इस प्रकार इनकी परिभाषा में परिवर्तन किया गया। दूसरा, एमएसएमई में क्रेडिट योजना प्रदान की गई, क्रेडिट बैंक लोन। ये कहा जाता है कि क्रेडिट योजना के अंतर्गत अगर कोई उद्योग, अगर कोई बैंक किसी लघु, सूक्ष्म या मध्यम उद्योग को कोई राशि या लोन देता है और वह लोन वो सेक्टर चुकाने में, वो इकाई चुकाने में असक्षम होती है, तो उस स्थिति में अगर सरकार उन पर ज़्यादा बैंक उस पर ज़्यादा पैसे का प्रेशराइज यानी कि दबाव नहीं डालेगी और बाद में उस पैसे को सरकार चुकाएगा। इस योजना के अंतर्गत आपके ये कहा जाता है कि सरकार द्वारा एक क्रेडिट योजना लॉन्च की गई और इस क्रेडिट योजना के अंतर्गत लगभग 45,000 करोड़ 45,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाती है क्रेडिट योजना के अंतर्गत। यानी कि अब बैंक आराम से बिना किसी डर के इन औद्योगिक इकाइयों को सहायता प्रदान कर सकती है। दूसरा, वैश्विक टेंडर के अंतर्गत वैश्विक टेंडर में आपके 200 करोड़ तक की राशि रुपए में
की सीमा समाप्त की गई, सीमा समाप्त की गई। यानी कि इतने तक उद्योग में आप अगर वैश्विक टेंडर में जाते हो तो वहाँ पर आपको 200 करोड़ तक की राशि में आपको कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि आप वहाँ तक आपको कोई टैक्स, विशेष टैक्स से कि विशेष प्रोसेसर से गुजरना पड़े। उसके लिए भी सरकार आपको क्या कर रही है, सहायता प्रदान कर रही है एमएसएमई सेक्टर में। तीसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो डिस्कॉम के लिए जो आपकी यूनिट्स हैं, डिस्कॉम में लगभग 9,000 करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्शन की सहायता राशि प्रदान की गई। इसी तरीके से जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें ये कहा जाता है, रेरा ने जो इसका एक रियल एस्टेट सेक्टर की एक एजेंसी है ने रियल एस्टेट में पंजीकरण के विस्तार की सीमा में क्या कर दी, घोषणा कर दी। तो इस प्रकार एमएसएमई सेक्टर में आपकी जो सरकार है उस सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत इस 16 घोषणाओं में हमने केवल यहाँ पर 5 घोषणाओं के बारे में बात की है और बहुत सी हैं लेकिन वो ज़्यादा डेप्थ वाली हो जाएगी, तो उनके संदर्भ में बात की है। तो ये आपकी प्रथम घोषणा हो गई। अब हम बात करेंगे द्वितीय घोषणा की। द्वितीय घोषणा, और ये जो द्वितीय घोषणा की गई, ये द्वितीय घोषणा किसान व श्रमिकों के संबंध, किसान व श्रमिकों के संबंध में ये घोषणा की गई है। यहाँ पर कृषि सेक्टर कुछ अलग है, वो तीसरी घोषणा में आता है, लेकिन यहाँ पर किसान और श्रमिक के लिए जो एक तो किसान से जुड़े हुआ मजदूर हो गया इसमें, उसके संदर्भ में किस तरीके से बात की जाएगी वो बात की जा रही है। वो बात की जा रही है कि किसान और श्रमिकों के संबंध में किस तरीके से बात की जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की को कोविड-19 से उबारने के लिए, यानी कि जो किसान और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको इस कोविड-19 के दौर से उबारने के लिए इस घोषणा में उसके बारे में कहा गया है। इसमें पहले तो बात की गई है कि प्रवासी मजदूरों को नरेगा के अंतर्गत लाना, पहली तो चीज़ कही गई। कोई वैसे हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो वहाँ पे जो लौटे हैं गांव में वापस शहरों से जो लौटे हैं मजदूर वर्ग, उस मजदूर वर्गों को किस में जोड़ा जाएगा, नरेगा, उन्हें नरेगा में जोड़ा जाएगा। दूसरी चीज़ 2 महीने तक, 2 महीने के लिए या 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन मिलेगा। प्रवासी मजदूरों को क्या मिल रहा है, मुफ्त भोजन। यानी कि प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में बात की गई है। तो 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को क्या मिल रहा है, प्रवासी मजदूरों को किफायत दरों में आवासीय सुविधा। ये जनरली औद्योगिक क्षेत्र की भी बात की जा रही है, जो काम जहां पर वो बाद में काम करने जाएगा, प्रवासी जो मजदूर है उन्हें किफायती दरों पर आवासीय सुविधा प्राप्त होगी। यह कि वहां पर भी जहां पर वो काम करने वापस जाएगा और वापस जो यहाँ पर है जहाँ पर वो अब रहने के लिए आ रहा है, तो वहाँ पर भी उसे किफायती दरों पे आवास सुविधाएं प्राप्त होगी। उसके अलावा जो अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज कही गई, वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू कर दिया।
अब इस चीज को समझना है, वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि पूरे देश में आपका एक ही राशन कार्ड होगा। आप उस एक राशन कार्ड से देश के किसी भी हिस्से से अपने हिस्से का राशन खरीद सकते हो। इस योजना के अंतर्गत ये शामिल किया गया। जनरली ये योजना पिछले साल अगस्त 2019 से शुरू कर दी गई थी और इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि लगभग 4 जिलों में ये पहले शुरू की गई थी। उसमें एक आपका राजस्थान और राजस्थान को हरियाणा के साथ इंक्लूड किया गया था। आप अगर हम बात करें तो कर्नाटक को आपके महाराष्ट्र के साथ इंक्लूड किया गया था। पहले इन 4 जिलों में स्टार्ट की गई थी, फिर बाद में आंध्र प्रदेश तेलंगाना को जोड़ा गया, फिर इसमें गुजरात भी जोड़ा गया, महाराष्ट्र के साथ गुजरात को इंक्लूड किया गया। तो ये योजनाएं पहले जोड़ी गई थी। और अगर हम इस योजना की बारे में बात करें तो नवंबर 2019 को आपके राजस्थान के 2 जिले चूरू और आपके अलवर, ये 2 जिले ऐसे हैं जो सबसे पहले इस वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे। उन्हें हरियाणा के 2 जिलों के साथ जोड़ा गया था, यानी कि राजस्थान के चूरू का निवासी हरियाणा के रोपड़ से राशन खरीद सकता था पहले स्टार्ट। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये पहले ये 4 राज्यों में शुरू हुआ और अब इस कोविड-19 के दौर में इस वन नेशन वन राशन कार्ड की प्लानिंग शुरू कर दी है। बड़ा महत्वपूर्ण योजना है, सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। सामाजिक कल्याण मंत्रालय की अगर हम बात करें तो सामाजिक कल्याण मंत्रालय किसके पास है? आपके रामविलास पासवान का, जो बिहार से आते हैं। तो इस तरीके से वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया गया है, जो किसके संदर्भ में माना जाता है? प्रवासी, यानी कि अगर कोई राजस्थान के किसी भी जिले का निवासी है, मजदूर है, वो मुंबई चला गया तो वहाँ से अपना राशन खरीद सकता है, वहाँ से वो अपना राशन खरीद सकता है। तो ये इस प्रकार की योजना है। लेकिन ये कहा जाता है कि इस योजना को अभी भी पश्चिम बंगाल द्वारा इसने लागू नहीं किया गया है। अब उनके कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जो योजना है अभी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई है, लेकिन ये पूरे भारत में लागू होने की तैयारी इसको शुरू कर दी गई है। दूसरा, शिशु मुद्रा लोन को जारी करना। शिशु मुद्रा लोन को जारी करना। शिशु मुद्रा लोन जनरली आपने देखा होगा, जब भारत सरकार जब राजस्थान में भारत में मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग के सेक्टर में मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। और ये जो मुद्रा योजना है, इस मुद्रा योजना में अगर हम बात करें तो 3 टाइप की थी ये। एक तो शिशु मुद्रा योजना, एक आपकी किशोर मुद्रा योजना, एक तरुण मुद्रा योजना। ये कहा जाता है कि 50,000 तक की राशि के लिए शिशु मुद्रा योजना शुरू की गई थी। अब उसे स्पष्ट रूप से लागू यहाँ पर भी किया जा रहा है, यानी कि अगर हम बात करें तो आप मुद्रा योजना का कौन सा भाग आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो शिशु मुद्रा लोन योजना। तो एक चीज आपके यहाँ से शुरू होती है श्रमिकों के संदर्भ में। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर में आपकी जो सरकार है, वो सरकार आपको 5,000 करोड़ की सहायता प्रदान की। स्ट्रीट वेंडर यानी कि जो आपके गली उद्योग, गली सेक्टर में चलते हैं या छोटे उद्योग हैं माने जाते हैं, उसमें आपकी जो सरकार है वो सरकार आपको 5,000 करोड़ की सहायता प्रदान करेगा। एक केसीसी के माध्यम से किसानों को 2.5 लाख किसानों को ऋण बांटी जाएगी। लगभग ये कहा जाता है कि 2 लाख की राशि प्रति किसान के हिसाब से 2.5 लाख किसानों को ये कहा जाता है कि केसीसी के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड है उसके माध्यम से ये कहा जाता है कि राशि बांटी जाएगी। यह आपके किसान और श्रमिक वर्ग के संदर्भ में मानी जाती है। यहाँ पर किसान जो आने के चांसेस रहते हैं, एक तो वन नेशन और वन राशन कार्ड के संदर्भ में और एक शिशु मुद्रा लोन के संदर्भ में। अब हम तीसरी घोषणा पर बात करेंगे। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा मानी जाती है
और ट्यूशन अगर आपके आने के चांसेस रहेंगे तो इनमें से होंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। इसमें तृतीय घोषणा, और ये जो तृतीय घोषणा है वो है कृषि, मत्स्य, पशुपालन के सेक्टर, पशुपालन क्षेत्र। पशुपालन के क्षेत्र में आपकी ये तीसरी घोषणा की गई, बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र को भी डेवलप करने की सरकार के प्रयास है। इसी के अंतर्गत ये कहा जाता है कि अलग अलग प्रकार की योजनाएं लॉन्च की गई। पहले जो ये कहा जाता है कि इसके अंतर्गत कुल 11 योजनाएं हैं। 11 योजनाएं, इनमें से हमारी 8+3 ये चीज है। 8 योजनाएं तो प्रत्यक्ष रूप से योजनाओं के साथ डायरेक्ट सपोर्ट करने की बात कही जा रही है। योजनाएं अलग अलग योजनाओं के रेफरेंस में शुरू किया गया है, जबकि 3 ये प्रशासनिक सुधार है। 3 जो चेंज है, ये 3 घोषणाएं हैं वो प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला फार्म गेट अवसंरचना, FGI, यानी कि फार्म गेट